हेलो बच्चों, क्या हालचाल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग। मुर्शिदाबाद 03, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग समस्तीपुर। गुड मॉर्निंग मोतिहारी, पूर्णिया, नालंदा, दरभंगा। गुड मॉर्निंग सर। कल वाला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ सर। क्या बात कर रहे, सच्ची। तब तक नहीं आया था वीडियो। गुड मॉर्निंग से पटना वाला गुड मॉर्निंग पटना। हो गया है, इनऑर्गेनिक वाले में अपलोड हुआ है। हाँ, ये फिजिकल में ढूंढ रहा था। सर इनऑर्गेनिक नहीं देखे हैं। हो गया हो गया भैया। क्या हालचाल, आगे पढ़े। हेलो सर, हजारीबाग पाठशाला। हजारीबाग गुड मॉर्निंग। दरभंगा गुड मॉर्निंग। मिधनपुरा गुड मॉर्निंग। क्या बच्चे कम हो गए आज। राधे सर, राधे राधे। गिरदी। तुम कहाँ है? इतना ही तो रहते हैं। अरे कई कई पाठशाला में कम है। गुड मॉर्निंग सर। पूर्णिया पाठशाला पूर्णिया गुड मॉर्निंग। मेनली पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड्स एंड ब्लॉक्स। बताओ यहाँ पे क्या आता है। हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आरबी पीडियम, पीपीएम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ईस्टियम, स्ट्रॉन्सियम, पीडियम, रेडियम, फ्रांसियम एंड बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, कार्बनियम, टीन, लीड, हाइड्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ट्रिपल, कैंडियम, ठीक है, बढ़िया। मेनली पीरियोडिक टेबल में 63 एलिमेंट्स नोन थे। सिस्टमैटिक प्लानिंग करी थी। पीरियड और ग्रुप्स के बारे में इस चचा ने बताया था। और प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री किताब लिखी थी। एक्यूरेट बैरोमीटर इन्वेंट किया था। ये फर्जी की नॉलेज है लेकिन ले लो, जेई में पूछी गई थी। मेंडलीव का मेन सिद्धांत क्या था। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स। दैट मींस इसका पीरियोडिक टेबल निर्भर करता है एटॉमिक वेट्स पे। ये है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, जहां पर आपका 0 ग्रुप बाद में आया था। 8 ग्रुप थे, 7 पीरियड्स थे, और इन ग्रुप्स को फर्दर दो फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था। ग्रुप ए, ग्रुप बी। ग्रुप ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप बी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक,
रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बीच वाले ट्रांजिशन होते हैं। मेरिट्स ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल हो गया था। यस सर, 2 पॉइंट हो गया। तीसरा लिखो, करेक्शन फॉर डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट का एटॉमिक वेट इसने सही किया था। गोल्ड in platinum becomes ultimate। गोल्ड है, इंडियम है, प्लैटिनम है, बेरिलियम है, यूरेनियम है, इनके एलिमेंट्स को इसने सही साठ बनाया था। शुरुआत अपने जैसे अपना एनसीईआरटी देखोगे तो बेरिलियम के एग्जाम्पल को लेकर थोड़ा सा चर्चा किया है मॉड्यूल में भी, कि बेरिलियम का एटॉमिक वेट जब ये अपना पीरियोडिक टेबल बना रहा था तो जो लोगों ने प्रोवाइड किया वो 13.5 प्रोवाइड किया। ये इसे थोड़ा गलत लगा, ये उसे थोड़ा सा गलत लगा। इसने अंदर छान कर देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम सब जानते हैं कि यार इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी होता है। तो साइंटिस्ट लोग ऐसा निकाल रहे थे कि एटॉमिक वेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, इसका 4.5 इन्हें मालूम था, और वैलेंसी ये लोग 3 लेकर चल रहे थे। इसने क्या करेक्शन किया, इसने वैलेंसी पे करेक्शन किया। इसने कहा कि यार तुम लोग जो काम कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। इसकी सोच पे बिल्कुल भी शक मत करना, क्योंकि ये वो आदमी है जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ सकता है। तो ये भी अनुमान लगा सकता है कि 13.5 इस एलिमेंट का एटॉमिक वेट नहीं हो सकता। इसने कहा कि थोड़ा सा वैलेंसी में हमको लोचा लग रहा है, आप लोग वैलेंसी को 3 नहीं बल्कि 2 लेकर चलिए। तो इसका एटॉमिक वेट 9 आया। तो इस तरह से इसने कुछ एलिमेंट्स जो मैंने सामने लिखे हैं उनकी चर्चा अच्छे से करी थी। आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? हाँ सर। क्यों यार इतना देर से क्यों कर रहे हो? भैया हो गया, कुछ कुछ नहीं। डीमेरिट्स पे आते हैं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बता ही नहीं पाया। हालांकि देखो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं
तो यार ये आज तक एक पहेली है कि ये होगा कहां। ये ग्रुप 1 में भी है और ये ग्रुप 17 में भी है, ठीक है ना। इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1 एज वेल एज ग्रुप 17। ये मैं ग्रुप 1 और ग्रुप 17 आज की परिभाषा के हिसाब से लिख रहा हूं, इसलिए इसने इसको टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे रखा था और आज भी वो वहीं पे पड़ा हुआ है। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स, कौन बताएगा जल्दी, कम ऑन। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। ए हट, नंबर ऑफ ऐसा चाहिए, ये परिभाषा चाहिए मेरे को। एटम्स विद एलिमेंट्स विद द atoms of the similar elements having the same atomic number but different mass number, ये होते हैं आइसोटोप्स। अब उन्होंने कहा कि देखो यार तुम कह रहे हो मेंडलीव भाई साहब कि तुम्हारा जो पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है मैंने मान लिया। अब अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से होना चाहिए तो देखो एटॉमिक वेट यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, यहाँ 14 है। उसी तरीके से हाइड्रोजन का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो भैया अलग अलग ग्रुप, अलग अलग ब्लॉक्स या अलग अलग पीरियड या अलग अलग ग्रुप दो ना फिर इनके लिए। तुमने तो दिया ही नहीं, तुमने तो केवल C12 की बात करी है, C13 C14 तुम्हारे में दिख ही नहीं रहा है। तो यू हैव नॉट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स करेक्टली। या तो आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता पा रहे हो, या तुम्हारा ये कहना कि ये एटॉमिक वेट के हिसाब से एडजस्ट होंगे, या तो वो गलत है। नेक्स्ट है एनोमेलस बिहेवियर या एनोमेलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। देखो चूंकि इसने कहा था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से होना चाहिए, अब इसके पीरियोडिक टेबल में आर्गन पहले है और पोटेशियम बाद में है। आर्गन का होता है 39.9 और इसका होता है 39, एटॉमिक वेट की बात कर रहा हूं। तो ये पहले कैसे रख दिया गया, ये तो बाद में होना चाहिए ना, ये पहले क्यों रख दिया इसने। इसी तरीके से कुछ पेयर्स थे, ज्यादा इसका था लेकिन इसको पहले रख दिया गया, इसका ज्यादा था लेकिन इसको पहले रख दिया, इसका ज्यादा था इसको पहले रख दिया, इसका ज्यादा था इसको पहले रख दिया। तो दीज आर सम एनोमेलस। एनोमेलस का मतलब होता है अनयूजुअल, एनोमेलस का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड। तो आर्गन, पोटेशियम, टेल्यूरियम, आयोडीन, थेलियम, प्रोटैक्टिटियम, कोबाल्ट, निकिल, ये सारे एलिमेंट्स के नाम धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। इसको याद करने का तरीका है आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडी पेप्सी, क्यों नहीं। क्योंकि जब भी आप लोगों ने आमिर खान को देखा है बोलता है कोका कोला, ठंडा मतलब कोका कोला, लेकिन यहां पर लोगों ने उससे सवाल पूछा आमिर खान तेरी इच्छा ठंडी पेप्सी क्यों नहीं, उत्तरी यार इसका जवाब तो उसको भी नहीं पता था। एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज द unusual positions of lanthanide and actinide. I hope you have started doing the physical chemistry work and कुछ ना कुछ तो होमवर्क हल्का फुल्का ट्राई किया होगा। जैसे बच्चा जो सिंसियर होगा उसने क्या डिवाइड किया होगा 2 दिन में कि आज हम थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं, कल हम न्यूमेरिकल लगा लेंगे। क्यों अपेक्षा शुरू कर दिया, स्वाति, सानवी ठीक है।
तो अभी तक की दास्तान ऐसे है कि सबसे पहले थोड़ा साइड। ओके, तो अभी तक की दास्तान ऐसे है कि सबसे पहले लेवोइशियर आया, उसने बोला मेटल नॉन मेटल में डिवाइड कर दो, लोगों ने कहा मेटलॉइड्स के लिए जगह नहीं है। फिर डॉबरनेर डॉबरनेर कहता है कि लॉ ऑफ ट्राइड्स फॉलो करो। ट्राइड्स में हम लोगों ने जो मुख्य 3 एग्जांपल्स पढ़े थे वो था लिनाक पहला, दूसरा था कासरबा, तीसरा एग्जांपल था क्लोरो ब्रोमो आयोडो, और फिर चौथा एग्जांपल स सी टी। ठीक है, मैंने कहा था डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर अगर यदि सेम होता है तो आप ये रीचेक कर सकते हैं कि हाँ यार ये डॉबरनेट ट्राइड फॉलो कर रहा है। बेशक ग्रुप में होना चाहिए, पीरियड में नहीं होना चाहिए। पीरियड में तो फिर सबका डिफरेंस 1 का आएगा, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो लॉ ऑफ ट्राइड्स के बाद अच्छा, लॉ ऑफ ट्राइड्स का मुख्य सिद्धांत ये था कि मिडिल वाला एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है वो बाकी दोनों का एवरेज होना चाहिए। फिर न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या था, सारे गामा पादा नीसा, उसकी तरह से क्या था कि जैसे म्यूजिकल नोट्स में पहला और 8वां स्वर रिपीट होता है, उसी तरीके से पहला और 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिपीट होगा, ऐसा था। अच्छा, डॉबरनेर का डिसएडवांटेज क्या था कि हर एलिमेंट ट्राइड फॉलो कर रहा हो, ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, तो कुछ ही ट्राइड्स बन पाए थे। लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या था, 40 से ऊपर की बात हो नहीं पा रही थी, और बहुत सारे एलिमेंट्स उस समय जो अनडिस्कवर्ड थे उसके लिए उसने कोई बात करी नहीं थी। और जब नोबल गैसेस बनी तो पता चला यार 8वां एलिमेंट तो नियॉन है, तो फिर नियॉन को लिथियम के साथ प्लेस करना थोड़ा बेवकूफी लग रही थी, इसलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया। लॉथर मेयर ने एटॉमिक वेट वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम पे कर्व बनाने की कोशिश करी, एनालिटिकल अप्रोच करी, लेकिन वहां पे जो ऑब्जर्वेशंस मिले वो ऑब्जर्वेशंस का कुछ यूजफुल रिजल्ट नहीं निकल पाया। लेकिन हाँ, मेंडलीव ने लॉथर मेयर का काफी फायदा उठाया। मेंडलीव ने ये दिमाग लगा लिया कि सारे साइंटिस्ट जो हैं, इवन लॉथर मेयर जो एनालिटिकल स्टडी कर रहा है, वो एटॉमिक वेट पे चर्चा कर रहे हैं। अब अगर एटॉमिक वेट पे चर्चा हो रही है तो उसने कह दिया कि मेरा जो periodic table है, the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic weights, and since he was the first one to give the systematic manner से उसने पीरियड ग्रुप्स में बेहतरीन तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया। 63 एलिमेंट्स उस समय तक नोन थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट मेंडलीव ने दिया, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के बारे में उसने जगह छोड़ दी, एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आज आपने पढ़ी ली है। तो ये अभी तक हम लोगों ने ये कहानी पढ़ी है, अब आगे चलते हैं। लिख लिया? Yes, sir. Mendeleev periodic law is based on Indeed. option B, it's atomic weight। ये वो वाला। अच्छा, ये ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। The first attempt to classify the elements systematically was done by Mendeleev। ये क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। Which of the following element was present in the Mendeleev periodic table? क्यों? क्योंकि हमने आपको कल याद करवाया था गंगा से जर्मनी तक ये वो एलिमेंट्स थे बेटा जो मेंडलीव जब पीरियोडिक टेबल बनाए थे वो अनडिस्कवर्ड थे। तो वो कह रहा है इसमें से कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, तो भाई ये सारे ही नहीं थे, यानी कि ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, इसलिए नन ऑफ दीज है। ठीक है ना? मोस्टली नेक्स्ट हेडिंग डालो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मोस्ले नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट में था क्या, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, बम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड पार्टिकल्स which produces frequency equal to X-rays। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाया था,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने देखा था कि कॉस्मिक रीजन हो, यूवी रीजन हो, एक्सरेज रीजन हो, सबका फ्रीक्वेंसी, सबका लैम्डा अलग अलग होता है। इसने कुछ बम्बार्डमेंट किया, और बम्बार्डमेंट कहाँ किया? वहीं पे किया। वो नहीं थी कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब जो जे थॉमसन लेके घूम रहा था एक्सपेरिमेंट के दौरान, विलियम क्रुक्स लेकर घूम रहा था। याद है वो लम्हे, वो दिन, वो पल? इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी रिवाइज करी होगी कल। बस उसी ट्यूब में देखो इसने कांड किया। ये देखो, ये कैथोड है, ये एनोड है। हाई बीम पार्टिकल्स, या दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग देयर, एंड व्हेन दे स्ट्राइक, दे, जैसे ही ये यहाँ पे स्ट्राइक करता है हाई वेलोसिटी से, तो कुछ एक्स्ट्रा रेडिएशंस एमिट करता है। वो रेडिएशंस का फ्रीक्वेंसी किसके बराबर मिला उसको? एक्सरेज के बराबर मिला। अब मोसले ने क्या किया, बस आपको ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, कोर्स में नहीं है, ये मैं इसलिए लाया क्योंकि ये लाइन लिखनी थी मेरे को, तो लाइन थोड़ी सी समझ में आ जाए इसलिए मैंने बात करी है। मोसले ने फिर किया क्या? मोसले ने ग्राफ बनाया। मोसले ने कहा कि मैं अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक वेट का ग्राफ बनाऊंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि जो मेनली भाई साहब कह कर गए हैं वो सच कह कर गए हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। यानी कि किसी भी एलिमेंट से आप उसको एक्साइट करके उसमें से जो भी पार्टिकल्स निकालते हैं, वो जब टकराते हैं उसमें से जो फ्रीक्वेंसी एमिट करती है वो फिर अलग अलग होगी, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के। तो वो चीज डिपेंड कर रही थी एटॉमिक वेट पे, ऐसा उसका मानना था, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज ये बात कर गए थे। लेकिन जब इसने प्लॉट किया ग्राफ, इसने जब कोऑर्डिनेट्स बनाए, तो वो कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे थे। अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को मैच कर दें तो क्या ये हमारा ग्राफ सीधा आ रहा है? सीधा नहीं आ रहा, ये तो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। यानी कि एटॉमिक वेट पे हर चीज निर्भर कर रही है, ये चीज गलत है, ये सोच गलत है, ऐसा मानना गलत है। तो ये बड़ा परेशान हो गया कि यार इतने बड़े बड़े दिग्गज जो कह गए वो गलत था क्या? तो अब हम क्या करें? उसने कहा ऐसा करता हूं, मैं अब अंडर रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर के ग्राफ बनाता हूं। और जब इसने फिर रीडिंग्स ली, कोऑर्डिनेट सेट किए, तो ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं पूरे के पूरे एकदम सटीक तरीके से मैच कर गए। तब उसे समझ में आया कि जो बड़े दिग्गज थे नाम के ही थे, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि जो बड़े दिग्गज होते हैं वही कांड कर सकते हैं, हम जैसे छोटे लोग यानी कि मोसले जैसे छोटे लोग भी कांड कर सकते हैं। उसने कहा जो बड़े बड़े लोग कह गए थे कि एटॉमिक वेट पे ही चीजें डिपेंड करती हैं, दैट इज फॉल्स, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर। और मैं एक्सपेरिमेंटल बात बोल रहा हूं। बोहर ने दिमाग लगाया, बोहर ने इसकी थ्योरी चोरी करी, बोहर देन डेवलप्ड modern periodic table on the basis of Moseley's experiment. मोसले ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया था तो एक इंपॉर्टेंट सी रिश्तेदारी दे दी थी, हालांकि वो रिश्तेदारी हमारे ज्यादा काम के नहीं है, ज्यादा हमारे काम की नहीं है। वो रिश्तेदारी कुछ ये है, अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, जिसमें न्यू फ्रीक्वेंसी होता है, ए और बी कांस्टेंट्स होते हैं, जेड होता है एटॉमिक नंबर, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बन गया? जो मेंडलीव की डेफिनेशन थी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज
of elements are periodic function of atomic number। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 7 पीरियड हैं, 18 ग्रुप हैं, 4 ब्लॉक हैं। You need not to worry about the details of the experiment. It is not in your syllabus। ठीक है, यू नीड नॉट टू ड्रॉ एनी काइंड ऑफ दिस। ये डायग्राम सिर्फ आपको एक हल्का फुल्का अंदाजा देने के लिए था कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा था। जो लिखा है टू द पॉइंट, आपको सिर्फ इतना याद रखना है। क्या इस पर बेस्ड कभी सर नीट में कोई सवाल आया है? आज तक नहीं आया, बट जेई में आया है। तो अगर मान लो एनटीए पूछता है इस पर बेस्ड सवाल, तो वो कैसा होगा नेक्स्ट स्लाइड में है। अगर आप नोट कर लें तो मुझे बताइएगा। सानवी इतनी जल्दी कैसे लिख लेती हो तुम? पढ़ाते रहते हैं, उस वक्त ही लिखते रहते हैं। ठीक है, अब चला जाए आगे। ठीक, हाँ सर, यस सर। अरे यार, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी। सी मतलब वही ऐसा नहीं। वही वही क्या? ये देखो, आपको मैं बस, हाँ हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं। बस ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये मेंस का 2023 यानी कि लास्ट ईयर का पेपर है, और उस पर बेस्ड उन लोगों ने किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। और जानते हो 2023 में केवल एक नहीं 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन आप इसमें क्या ही नोट करोगे? ये तो डायरेक्टली आप बना कर आ रहे हो ना, अंडर न्यूट, सीधा सीधा ग्राफ है। अब इसमें मैथमेटिक्स मत लगा देना वरना घुस जाओगे कि सर इसका स्क्वायर कर देते हैं और वर्सेस जेड कर देते हैं तो भी कुछ ऐसा ही बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं कर रहा उसने। अगर न्यू का पावर 1/2 के रिस्पेक्ट पे बात करी है तो हमको सिर्फ वही लेना है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल चीज है, उस पर हम कुछ खुरपेश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दैट इज नॉट सम इक्वेशन फॉर यू। ये जो इसने इक्वेशन दी है ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है। ये कोई एक फॉर्मूला नहीं है जिसपे हम इस बोथ बोथ द साइड स्क्वायर कर दें या टेकिंग लॉग कर दें। अगर करना होता तो वो खुद ही बताता कि हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे अरेनियस है, अरेनियस इक्वेशन है, उसके 3-4 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उसने बताया इसलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे इसने ऐसा कुछ नहीं बोला है तो हम लोग कोई पंगा नहीं लेंगे। एंड टू मेक श्योर कि हम पंगा नहीं लेंगे, मेंस में एक क्वेश्चन और आया था जनवरी 2023 में। इसमें खासकर ये पूछा गया था, इसमें देखो खासकर ये पूछा था, खासकर ये पूछा था, आप समझो इस बात को, खासकर ये चीज पूछी थी कि देखते हैं लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं कि हाफ ही पे अडिग रहते हैं। तो हमको आंसर यही करना है ना।
तो ये दोनों क्वेश्चन नोट करने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि आपने ये प्लॉट बना लिया है। आप जानते हो कि न्यू की पावर 1/2 है और ये इसका ग्राफ है। बस हाँ, इस ग्राफ के आसपास ये लिख दो, इंपॉर्टेंट, जेई में पूछा था 2023 में। ठीक है, बराबर, एकदम मस्त, एकदम चढ़िया। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, मान लो तुम्हें किसी को लग रहा हो बहुत जल्दी हो गया हो। हेनरी मोसले स्टडीड द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स। कोई दिक्कत पहली लाइन पढ़ने में? द ग्राफ विच रिप्रेजेंट हिज ऑब्जर्वेशन इज करेक्टली, आंसर सी। दूसरा क्वेश्चन, it is observed that characteristic X-ray spectra of the element shows regularity when frequency to the power n that is nu to the power n of X-ray emitted is plotted against the atomic number following graph is obtained। इसमें nu की वैल्यू मतलब n की वैल्यू बताओ। तो ये इतनी बकवास पढ़कर तुमको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है वर्सेस एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है, एक्सरे पर कुछ बेस्ड एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा है, यानी कि मोसले की बात कर रहा है, और मोसले की बात कर रहा है, तो वी जस्ट ओनली से दैट न्यू टू द पावर 1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, इसलिए ये 1/2 है ना? सब बच्चों को ये चीजें क्लियर होंगी यार। अब जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, तुम आंसर क्या दोगे? हाँ ही, 2। सेकंड पीरियड में कितने हैं? थर्ड पीरियड में कितने हैं? फोर्थ पीरियड में कितने हैं? फिफ्थ पीरियड में कितने हैं? नाइन्थ पीरियड में कितने हैं? नाइन्थ पीरियड। अगर मान लो होता तो ऐसी दुविधा को संपूर्ण करने के लिए हाउ टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन पीरियड, तो 2 केस बन सकते हैं इसमें। पहला केस, व्हेन पीरियड गिवन इज ऑड, तो फॉर्मूला लगेगा n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछूं कि बेटा थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो तुम कहना 3+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 4 4 4 16, 16/2 8। मैं तुमसे कहूं n = 7th पीरियड में 7+1 8, 8 का स्क्वायर 64, 64/2 32। मैं तुमसे कहूं n = 9, हालांकि पीरियोडिक टेबल में 9 पीरियड नहीं है, लेकिन मैं तुमसे पूछ लूं अगर हो जा तो क्या होता, तो 9+1 10, 50 तोला। तो इस प्रकार का छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अब अगर ऑड नहीं है सर जी, इवन है, तो n+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे बस। जैसे 6 पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, तो 6+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 8 का स्क्वायर 64/2 यानी कि 32। तो उसका फॉर्मूला क्या है? n+2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। n = 10 है नहीं, लेकिन अगर मैं पूछ लूं तो क्या होगा? 72।
हम्म हम्म पूछो। सर 9th पीरियड में 18 एलिमेंट्स ही होगा ना, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट 6 और 7th पीरियड में रहता है, तो 9th पीरियड में थोड़ी आएगा। बेटा जब बना ही नहीं तो उस पर बात क्या करनी है। और 9 पीरियड में 50 एलिमेंट। 9th पीरियड की बात कर रहे हो। यस सर, मतलब एग्जिस्ट तो करता नहीं है, बट सर लॉजिकली अब वही हम लॉजिक लगाना भी नहीं है। जो तुम कह रहे हो ना, पहली बात तो एग्जिस्ट नहीं करता है और दूसरी बात लॉजिक लगाना नहीं है। तीसरी बात अगर पूछ लिया जाए तो कुछ फॉर्मेट होगा ना निकालने का, तो वो फॉर्मेट ये सामने लिखा है। तुम 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स तो पता है, 7 पीरियड्स के एलिमेंट्स भी पता है, तो वो निकालोगे तो तुमको यही मिलेगा। आगे बढ़े, लिख लिया। यस यस। अब अगर मान लेते हैं कि 100 से ऊपर का एटॉमिक नंबर है कोई, 100 से ऊपर का एटॉमिक नंबर, हालांकि इनके भी नाम अब बन चुके हैं। 100 से ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके जो नाम हैं वो साइंटिस्ट के नाम पर बेस्ड हैं। जैसे मैं बताता हूं, 101 एलिमेंट का नाम अगर मैं तुमसे पूछूं तो वो होता है मेंडेलीवियम, मतलब मेंडेलीव के नाम पर दे दिया गया है। ऐसे ही 106 का अगर मैं तुमसे पूछूं तो सीबॉर्गियम, यानी कि सीबॉर्ग एक साइंटिस्ट होगा उसके नाम पर कर दिया है। लॉरेंसियम यानी कि लॉरेंस नाम का एक साइंटिस्ट है उसके नाम पे कर दिया है। बर्किलियम, बर्कले नाम का एक साइंटिस्ट है उसके नाम पे कर दिया है। डार्मास्टेडियम, डीएस 110वां एलिमेंट, उसके नाम पे कर दिया है। ये एलिमेंट तुम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईयूपीएसी जो कि एक संस्था होती है, इंटरनेशनल ऑफ यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो ये कहती है कि अगर 100 से ऊपर अगर आपसे कोई नामकरण पूछे तो आप उसका नाम इस तरह से दे सकते हैं। किस तरह से? तो जैसे अगर आपसे कहे कि भैया 111 का नाम बताओ, तो 1 का मतलब होता है अन, फिर से 1 आया फिर से अन लिख दो, फिर से 1 आया फिर से अन लिख दो, और आगे लगा दो IUM, तो इसका नाम हो जाएगा अन 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 IUM, अन अन अनियम। और अगर कोई तुमसे कहे कि भैया हमको इसका सिंबल चाहिए, भाई हम पीरियोडिक टेबल में इतना बड़ा नाम तो लिख नहीं सकते हैं, तो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा कभी इस तरीके से यू 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 लिखा है। वो कैसे आया भाई? ये 1 है, 1 का अन होता है, तो अन का पहला अल्फाबेट, फिर इस अन का पहला अल्फाबेट, फिर इस अन का पहला अल्फाबेट, तो यू 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 यू। उसी तरीके से कुछ भी आ जाए यार, अब 115 आ जाए बताओ, तो अन अन 5 का मतलब पेंट होता है, तो पेंटियम। IUM तो लगना ही लगना है, तो सिंबल क्या हो जाएगा इसका? तो UUP। इस तरह से काम करेंगे। लिख लो, बातें ना करो। मुर्शिदाबाद 03 लिख लो बेटा, लिख लो, बात ना करो। क्योंकि अभी तक इंट्रोडक्शन ही चल रहा है चैप्टर का, इसको निपटाएं फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आए जो मेन है। अच्छा, ये 7 पर देखना भूल जाते हैं बच्चे, हेप्ट लिख देते हैं, सेप्ट है ये, क्योंकि हेक्स H यहां आ चुका है तो यहां सेप्ट आएगा। ये वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेप्ट लिखते हैं ना, यहाँ सेप्ट लिखते हैं। वहां नॉन लिखते हैं ना, यहाँ ENN लिखते हैं। बाकी 0 निल होता है, अन बाई ट्राई क्वाड पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट एन।
and you will wonder to know that in each set of JEE mains paper ये क्वेश्चन आता है फ्रॉम पास्ट 2 to 3 years. हर सेट में एक क्वेश्चन ये आता है कि यूयूपी का नाम बताओ, 116 का नाम बताओ, 106 का नाम बताओ, 105 का नाम बताओ, ऐसे करके. अरे अरे हमको भी सुना दो, इतना तेज तेज हंस रही हो तुम. मुर्शिदाबाद 03 बताओ बेटा, बहुत देर से बात कर रही हो, जल्दी बता दो. सर दो जरा माइक. सेकंड बेंच में बच्ची बैठी है, नीली चुन्नी लिए. जल्दी जल्दी जल्दी. नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे, माइक तो लेना पड़ेगा, बात तो बतानी पड़ेगी. इतनी देर से तुम हंस रही हो, जल्दी 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 जल्दी. हाँ हाँ हाँ, तुम यू आर द कल्प्रेट. बताओ क्यों इतना तेज हंस रही थी भाई. हम लोग को भी हंसा दो यार, आज सुबह से कुछ हंसी मजाक नहीं हुई. हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही मतलब जो जोक जोक सुना रही थी तुम्हारी वाली, तुम सुना रही थी कि वो क्या हो रही थी. अरे फोन के रिंगटोन में हम हंस पड़े. चलो अच्छा ठीक है, दे दो माइक वापस. सर सिंबल इंडिया कैपिटल होगा. Hardly matters dear, hardly matters dear, hardly matters. You know why? Because if it comes, it will comes in the option and you just need to tick and you just go to forward. मतलब next question. It hardly matters. वैसे मैं तुमको बता दूं, छोटा लिखो बड़ा लिखो कुछ मैटर नहीं करता, बोर्ड्स पेपर नहीं है. ठीक, जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये. अकॉर्डिंग टू द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, अ न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट हैज बीन नेम्ड एज यूयूएन. 110. तो U मतलब अन हो गया, U मतलब अन हो गया, N मतलब नील हो गया, 110. क्लियर. इस क्वेश्चन को लिखने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता, तुम्हें लगता है? पक्का? हाँ ऐसा कर सकते हो, पता है क्या करो, एग्जाम्पल लिख लो. जैसे 110 आया तो 110 इक्वल टू अन अननिलिनियम, ऐसा लिख लो कि 110 आया है तो ऐसे डायरेक्ट एग्जाम्पल में नोट करते रहो. अन अन निल इयम. इससे ये रहेगा कि चलो ये ना. अरे देखो, एनसीईआरटी से सीधा जेई 2020 में क्वेश्चन आ गया था कि अन निल अन एम, है ना. ये 101 तुम लोग भी लिख लो, एक लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा डेढ़ साढ़े ना बनो, फटाफट लिखो. काश ऐसी ही चलती रही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कितनी आसान लग रही है. आएगी, अपना असली रूप दिखाएगी थोड़े दिन बाद. सिर्फ सॉल्ट एनालिसिस में दिक्कत आएगी तुम लोग को बस, बाकी सब हलवा है. चलो नेक्स्ट. द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट अननिलियम. 109. वेरी गुड.
क्या बात है, क्या फोड़ रहे हो तुम लोग, क्या मचा रहे हो तुम लोग। दो 2019 IUPAC सिंबल यूयूई। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसलिए क्योंकि नीट में 2020 में क्वेश्चन आ गया। नीट में 2020 में मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन आ गया बच्चों, जिसमें उन लोगों ने ये नाम नहीं पूछे, ये नाम पूछ लिए। मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूं, ये रहा। 19 या 20 का है, मॉड्यूल में लिखा हुआ है ये। अब बताओ, अब आदमी भी फंस गया बेचारा। भाई ये तो हम जानते हैं ना, अन नील अन यानी कि 101, अन नील ट्राई यानी कि 103, अन नील हेक्स 106, अन 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 यानी कि 111। अब यार अगर हमें इसके सिर्फ सिंबल भी याद होते, क्योंकि देखो मेंडलीव कहीं ना कहीं ME से या MD से ऐसे करके होगा। हम एक एक आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं। लॉरेंशियम है तो LA या LW से होगा, LA या LW या LR यानी कि L तो होगा। सीबॉर्गियम है ये SG से होगा, डार्मेस्टेडियम है ये DS से होगा। यार ये सिंबल्स भी अगर हमें पता होते एटॉमिक नंबर के खिलाफ तो हम ये आंसर फोड़ देते, लेकिन जब ये आया तो दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड मोमेंट फॉर एवरीवन। तो इसलिए अब से सिंबल्स थोड़े से याद करने हैं। तो मेंडलीवियम, नोबेलियम है तो NO, लॉरेंशियम है तो LR, रदरफोर्डियम है तो RF, डुबनियम है तो DB, सीबॉर्गियम है तो SG, बोरियम है तो BH, HASSIUM, हैसियम तो HS, मिडटेनेरियम तो MT, डार्मेस्टेडियम तो DS। याद करने का तरीके के लिए न्यूमोनिक मैंने एक स्टोरी बनाई है, वो स्टोरी बड़ी वाहियात है लेकिन याद कर लो। क्या है? मेंडलीव, नोबेल प्राइज मुझे मिला था लेकिन मेंडलीव लेकर भाग रहा है। मेंडलीव नोबेल प्राइज लेकर, तो अब ये तीन इनिशियल्स तुम्हें याद हो गए। मेंडलीव 101 में आ गया, नोबेल प्राइज यानी कि NO करके कुछ होगा वो 102 में आ गया, लेकर यानी कि वो 103 पर आ गया यानी कि LR। समझे? ऐसे मेंडलीव नोबेल प्राइज लेकर। RF रफू चक्कर, RF रफू चक्कर, RF रफू चक्कर तो मेंडलीव 101, नोबेल प्राइज NO करके 102, लेकर LR 103, रफू चक्कर भाग रहा है RF। मेंडलीव नोबेल प्राइज लेकर रफू चक्कर, बेटा लिखते रहो साथ साथ। 100 बस क्या करो, हम बता रहे हैं कौन कौन सा कॉलम लिखो। ये वाला कॉलम लिखना है और ये वाला कॉलम लिखना है और ये जो हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। बस बाकी ये तो तुम्हें पता ही है, ये भी तुम्हें पता ही है, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। या लिखना चाहो लिख लो। दबोचो मतलब पकड़ो। हमें कहा जा रहा है सागर भाई, क्योंकि मेरा नोबेल प्राइज लेके भाग रहा है मेंडलीव, तो मेंडलीव नोबेल प्राइज लेकर रफू चक्कर हो रहा था। दबोचो सागर भाई। अच्छा हम खड़े बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, तो कोई तीसरा बंदा हमें डांट रहा है, हंसो मत। तो मेंडलीव नोबेल प्राइज लेकर रफू चक्कर, दबोचो सागर भाई, हंसो मत
भाई ने ऐसा बोला, ऐसा लग गया जैसे उसने हमको डस दिया हो, डस दिया। इतने तो याद हो गए। मेंडलीव नोबेल प्राइज लेकर रफू चक्कर, द बोचो सागर, भाई हंसो मत। और उसने ऐसा डाटा जैसे मान लो डस दिया हो, और डसने के बाद आदमी की हालत क्या होती है, कांप जाता है। कांपने के बाद मुझे और डर लगा, तो मैं नहा लेता हूँ। मैं नहा लिया। नहाने के बाद मैंने फेयर एंड लवली लगाई ताकि मॉइस्चर आ जाए, लेकिन फेयर एंड लवली इतनी ज़्यादा लगा ली कि वो लीवर में चली गई। अब लीवर में चलने के बाद भाई टेंशन हो गया, कहीं लीवर ना खराब हो जाए। और फिर मैं भगवान को याद करने लगा, ओ माय गॉड। सो यू जस्ट नीड टू रिकनेक्ट दिस स्टोरी, एंड यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द अल्फाबेट्स। तो यहाँ पर हर एक बात, जैसे M D, नोबल NO, लेकर LR, रफू चक्कर RF, दपोचो DB, सागर SG, भाई BH, हसो HS, मत MT, डस DS। हो गया। लिख लिए? Yes, sir. तो डस, डस दो। डसने के बाद 110 वाला क्या था सर? स्टेडियम, ठीक। डसने के बाद आदमी की क्या हालत होगी? सबसे पहले आदमी रोएगा, चिल्लाएगा। रो गया, RG, कांप गया, नहा लिया। नहाने के बाद फेयर एंड लवली लगा ली ताकि MC यानी कि मॉइस्चर ना आए, कुछ और ना समझ लेना। लेकिन वो फिर कहां चली गई? लीवर में। अरे देखो जी, स्टोरी क्या है ना, ठीक है, लीवर में जाने के बाद टेंशन हो गया। टेंशन के बाद सिर्फ ओ माय गॉड याद आया। तो डसने के बाद रो गया, कांप गया, नहा लिया, फेयर एंड लवली लगाई, मॉइस्चर आ जाएगा। और फिर लीवर में चला गया वो फेयर एंड लवली, मुंह के थ्रू। और फिर टेंशन हो गया, और फिर मैंने कहा ओ माय गॉड, OG। मुशीदाबाद 01, लगता है तुमने कसम खा ली है, जब तक नीट पेपर नहीं क्रैक करेंगे बाल नहीं कटवाएंगे। ये बात, भाई रंगबाजी एकदम फुल है।
ठसन पूरी एकदम है क्यों ऐसी कसम खाई है क्या? जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था जो मिलके, ऐसा है क्या कुछ? सर ऐसा नहीं है वो। उलझन नहीं होती? नहीं सर, रियरमेंट रहता है तो उलझन कुछ नहीं होता सर। और अगर नहीं रहता तो फिर तब तो भी फिर कुछ नहीं होता। अरे फिर तो जुल्फों में बाल, मतलब हाथ तुम्हारे जुल्फों में ही होते रहते होंगे यार, कभी पीछे कभी दाएं कभी बाएं। मेरा नहीं होता सर ऐसा। हम्म। Should we proceed? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब इसका आंसर दो। Option D. सर सर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। Option D. देखो 101 के साथ एमडी जा रहा है, 130 के साथ लॉरेंसियम जा रहा है, सागर भाई अपना एसजी 106 जा रहा है, और ये 110 होना चाहिए था डारमा स्टेडियम, लेकिन ये गलत है। तो हमें इनकरेक्ट मैच देखना था और वो हो गया हमारे से। सर कह रहे हैं ना सर, हाँ बताओ ना यार। कह रहे सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक्स्ट्रा बुक कौन सा लगा है सर? एक्स्ट्रा बुक लगानी है? यस सर। अभी कोई जरूरत नहीं है बुक लगाने की। सिर्फ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी भी अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ नोट्स पढ़ना है। तुम डेली नोट्स रिवाइज करना, हम तुमसे डेली आकर सिर्फ 5 मिनट का एक सवाल पूछेंगे, 5 मिनट में या 2 मिनट में एक सवाल पूछेंगे, तुम उसका आंसर देते रहना, समझ जाना तुम्हारी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है। तुम्हें कोई एक्स्ट्रा किताब की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्लास नोट्स लगाने हैं, डीबीपी लगानी है, मॉड्यूल लगाना है, पीवाईक्यू लगाना है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो। एक्स्ट्रा बुक का मतलब टाइम ही नहीं मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो मक्कारी हो रही है प्रिपरेशन में। एक्स्ट्रा बुक लगाने का टाइम नहीं मिलता एक सिंसियर स्टूडेंट को, समझे छोटे हो गया? एक्स्ट्रा बुक लगाने का एक सिंसियर स्टूडेंट को टाइम नहीं मिलता है, और यदि मिल रहा है यानी कि प्रिपरेशन में क्या है, मक्कारी। मक्कारी मतलब या तो नोट्स नहीं पढ़ रहे हो ढंग से, या तो डीबीपी नहीं सॉल्व कर रहे हो, या मॉड्यूल नहीं सॉल्व कर रहे हो। अच्छा तुम बीच में एक का सवाल जरूर ऐसा छोड़ देते हो ना, है क्यों? तो पढ़ हंसे तुम बहुत। एक फुंकार बोल देते हो कि सर हम हैं। ये जिसने बोला था उसका हो गया, ये क्वेश्चन नोट हो गया, कर लो यार। नीट का पीवाईक्यू है, आना चाहिए।
सर। ब्लॉक नेम एंड जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ब्लॉक अपने पास होते हैं 4। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है? आई होप सो यू विल से यस ओनली बिकॉज आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। यस सर। तो अगर आप ग्रुप 1 याद करिए तो ग्रुप 1 के आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है? 1, और ग्रुप 2 में 2। तो इसलिए इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखी जाएगी, जहां पर n का मतलब क्या है? पीरियड नंबर। वैलेंस सेल। वैलेंस सेल को क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल। NS2। जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं हम लोग, बताइए? कार्बन की, अच्छा बताइए कार्बन की 1s2 2s2 2p2, यस और नो? यस सर। तो 2s2 2p2 वैलेंस सेल हुई, 2s2 2p2। अच्छा, ऑक्सीजन में क्या हुआ? 2s2 2p4। और फ्लोरीन में क्या हो गया? 2s2 2p5। अच्छा, क्लोरीन में क्या हो गया? 3s2 3p5। इसका ये वैलेंस ही तो है जो हमको बता रहा है कि भैया लास्ट इलेक्ट्रॉन p में एंटर हो रहा है, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर जहां एंटर हो रहा होता है वो उसी को ब्लॉक निर्धारित कर देते हैं। अब जैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर s पे जा रहा था तो s ब्लॉक हो गया, p में जाएगा तो p ब्लॉक हो जाएगा। तो NS2 NP 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ये कांस्टेंट रहेगा। तुम कोई भी बी ब्लॉक एलिमेंट ले लो, NS2 तो रहेगा ही रहेगा। अब NP में चेंज आएगा। जैसे बोरॉन है, बोरॉन, बोरॉन क्या है? एटॉमिक नंबर 5। तो 1s2 2s2 2p1, 2s2 2p1, NS2 NP1, ऐसा। डी ब्लॉक, यहां पर भी थोड़ा सा चेंज है, NS चेंज होता रहता है। जैसे देखो आपने क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम और कॉपर में क्या देखा था कि NS यानी कि जो 4s है अपना 2 ना होकर 1 हो जाता है, और वो 3D को इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि वो हाफ फील्ड या फुल फील्ड हो जाए। भाई क्रोमियम के केस में हाफ फील्ड और कॉपर के केस में फुल फील्ड हो जाए। तो NS 0 से 2 हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है। पलेडियम एक केस आता है उसमें 0 होता है ना? 1 आप लोगों ने पढ़ाई है, और 2 तो होता ही होता है, वरना NS 1 से 2 होता अगर पलेडियम वाला केस ना होता। ठीक है, तो NS 0 से 2, N-1 D 1 2 10, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी में तो इलेक्ट्रॉन आएगा ही आएगा, तो 0 तो लिख नहीं सकते, तो 1 2 10। अब N-1 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे N-1 का मतलब क्या होता है? N-1 का मतलब क्या होता है? N-1 का मतलब होता है पेनल्टीमेट शेल। व्हाट इज पेनल्टीमेट शेल? मैंने पढ़ाया ये बात कभी पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में। वैलेंस शेल से एक शेल पहले, N मतलब वैलेंस शेल, तो N-1 मतलब वैलेंस से एक शेल पहले क्या बोलते हैं? पेनल्टीमेट शेल। जैसे ये अगर 4s है तो ये 3D है, ये अगर 5s है तो ये 4D है, अगर ये 6s है तो ये 5D है, ऐसा। जैसे यहां पर NS था, यहां पे N के साथ ही N था, यहां पे NS के साथ N-1 होता है।
एफ ब्लॉक की ओर तगड़ी है, n-2 होता है, n-1 डी होता है और ns होता है। ns में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, यहां पर d में जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे हो जाएं। भाई एफ ब्लॉक तभी उत्पन्न होता है जब d में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भरना चाहिए, लेकिन साला भरना f में चालू हो गया, इसलिए d में यहां 0 to 1 पुट करते हैं और f में यहां 1 to 14। अब ये हो गई तुम्हारी वैलेंस सेल, ये हो गई पेनल्टीमेट, और n-2 मतलब पेनल्टीमेट से भी अंदर एंटी पेनल्टीमेट। इसके बाद वाली जितनी भी शेल्स होती हैं उनको उनका नाम होता है अल्टीमेट शेल्स। हमको 3 शेल्स, बाहर से सिर्फ 3 शेल्स का काम है पूरी इनऑर्गेनिक में, वैलेंस, पेनल्टीमेट और उसके और अंदर एंटी पेनल्टीमेट। उसके और अंदर जाना चाहते हो तो सबको अल्टीमेट कहते हैं, उसका कोई यूज नहीं है फिर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बच्चों इससे, और चूंकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं तो आप इसको बड़े आसानी से रिलेट कर पा रहे होगे। लगे हाथ पांचवा, एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनाइड्स, एक्टेनॉइड्स। पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म में एक्सी और आरएन क्यों लिख रहे हैं आप समझ रहे हो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहां तक तो हाँ, नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ये मतलब है, जैसे मैं आपको याद करा देता हूं, अगर सोडियम है तो 1s2 2s2 2p6 3s1। सोडियम को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यहां पर नियॉन लिख दें और साथ में 3s1 लिख दें, यानी कि जो भी अल्कली मेटल्स होते हैं उनके लिए हम यहां पर कोई भी एक इनर्ट गैस, नियरेस्ट इनर्ट गैस और साथ में ns1 लिख सकते हैं। अब जैसे पोटेशियम के लिए आप क्या लिखोगे, आर्गन 4s1, ऐसे करके लिख सकते हैं ना। उसी तरीके से लेंथेनाइड्स के लिए जेनॉन, एक्टेनॉइड्स के लिए रेडॉन। फिर ये एफ, डी और एस तीनों आएंगे, 4f 5d 6s। लेंथेनाइड्स के नीचे एक्टेनाइड्स होता है तो एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा दो, 4f की जगह यहाँ 5f हो जाएगा, 5d की जगह यहाँ 6d हो जाएगा, 6s की जगह यहाँ 7s हो जाएगा। f की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो s के पास 2 2 था, d के पास 0 7, d के पास 0 7 और यहाँ पे 1 से 14, यहाँ पे 1 से 14। वैलेंस, पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट। जिसको वैलेंस, एंटी पेनल्टीमेट और ये सब समझने में दिक्कत आ रही है उनके लिए मैं ये बना देता हूं। जैसे ये एक एटम है, एटम के आसपास शेल्स होती हैं, कुछ 3-4 शेल्स हम बना दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये न्यूक्लियस है,
तो एकदम अगर इलेक्ट्रॉन अगर बाहर है तो इसको हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, nth शेल, आउटर मोस्ट शेल, इतने सारे नाम है इसके। फिर इससे एक शेल पहले क्या बोलोगे, अब चूंकि बाहर वाली n है तो ये n-1 ही होगी ना, n-1 को एक और नाम से जाना जाएगा पेनल्टीमेट शेल। फिर एक और कम कर दो यानी कि n-2th शेल, यानी कि इसको क्या कहते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल। एक और कम कर दो, या अब जितनी शेल्स अगर बच रही हैं उन्हें कहेंगे इनर मोस्ट ऑर्बिट्स या इनर मोस्ट शेल्स या अल्टीमेट शेल्स। समझ में आया n-1 n-2 का क्या मतलब है यहाँ पे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिफिकेशन करने को आ जाए, आइडेंटिफिकेशन करने को आ जाए कौन से ग्रुप का है, कौन से ब्लॉक का है, कौन से पीरियड का है, जब आपको एटॉमिक नंबर गिवन है। एक, दो, तीन, ठीक है। एटॉमिक नंबर, हाँ बैक साइड में डाउट था। डाउट इज, मैक्सिमम डी सेक्शन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होता है ना, तो आप वहाँ पे 0 to 1 क्यों लिखे? यही बात अभी मैंने बोली थी बेटा कि लेंथेनाइट्स और एक्टेनाइट्स का जो जन्म होता है वो ये है, ये रहा लेंथेनाइट्स, ये रहा एक्टेनाइट्स, देखा आपको, लेंथेनाइट्स एक्टेनाइट्स। कहने को तो ये डी ब्लॉक के अंदर है, लेकिन इनको फिर कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। भरना चाह रहे थे डी ब्लॉक के अंदर, लेकिन एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन भरना चालू हो जाता है। इसी को लेंथेनाइट कंट्रैक्शन कहा जाता है या लेंथेनाइट सीरीज। यानी कि वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वी आर गोइंग टू फिल फर्स्ट डी, बट डी से पहले एफ भरना चालू हो जाता है। इसीलिए डी की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो या तो 0 या केवल 1, अदरवाइज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू फिल एट दी एफ सबशेल। इसीलिए इनर ट्रांजिशन सीरीज के नाम से जाना जाता है। लेंथेनम एक्टेनम के अंदर प्राप्त होती है लेंथेनाइट सीरीज और एक्टेनाइट सीरीज। तो एक बार बैक साइड कीजिए, तो वहाँ पे एफ ब्लॉक में भी तो बैक साइड एक बार के लिए ना, तो वहाँ पे एफ ब्लॉक में भी तो आप 0 to 1 ही ना लिखते थे, पर टी ब्लॉक में आप 1 to 10 लिखते थे। डी ब्लॉक में 1 to 10 लिखे हैं क्योंकि डी ब्लॉक का मतलब है आउटर मोस्ट, मतलब जो तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल के अंदर आने वाला है। वह हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है पर्टिकुलरली इस ब्लॉक में है, अभी उसी पे हम चर्चा करने वाले थे, बट तुमने पहले पूछ दिया, हम बता देते हैं, अभी बताया भी था। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स डिसाइड्स द ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट। तो यदि अगर कोई चीज एस ब्लॉक का है यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा होगा, पी ब्लॉक का है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा होगा, डी ब्लॉक का है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा होगा, और डी में जो मैक्सिमम औकात है वहां तक जाएगा, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10। लेट्स से फॉर एग्जांपल जिंक है
तो अब जिंक में भैया आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 10वां 3d10 4s2 लिखते हैं, तो 3d में जाएगा, तो इसलिए 1 से 10 लिखना जरूरी है। p में 1 से 6 लिखना जरूरी है, s में 1 से 2 लिखना जरूरी है, जो उसकी मैक्सिमम औकात है। अब अगर f ब्लॉक है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन f में आ रहा होगा, तो भैया f में क्या लिखना जरूरी है, 1 से 14 लिखना जरूरी है। यहां पे ns2 लिखा है क्योंकि आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मारो गोली, आप बोरॉन से लेकर फ्लोरीन क्लोरीन जितना भी पी एलिमेंट है लिखकर खुद ऑब्जर्व करना कि s पूरा कंप्लीटली फिल्ड आ रहा होता है। यहां पे 0 से 2 इसलिए लिखा है क्योंकि क्रोमियम और कोबाल्ट जैसे क्रोमियम और कॉपर जैसे अनगिनत एक्सेप्शनल केसेस आपके सामने टकरा सकते हैं। अनगिनत नहीं मतलब गिनती है, लेकिन हाँ काफी सारे हैं। एफ ब्लॉक में 0 से 1 इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि डी में भरेगा, लेकिन फिर एफ में भरना चालू हो जाता है, इसीलिए एफ डी में ना होकर अलग से स्थान प्राप्त करता है। इसीलिए ट्रांजिशन होकर भी वो ट्रांजिशन नहीं बल्कि इनर ट्रांजिशन सीरीज कहलाया जाता है। दैट वाज द अनएक्सपेक्टेड वेरिएशन व्हिच लीड्स टू 0 to 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, देन द इलेक्ट्रॉन्स गेट फिल्ड अप इन द n-2f। सर अभी आप जो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बता रहे थे वो यही था ना? नहीं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड होता है कि अचानक से एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होना चालू होता है। होना यह चाहिए था कि एटॉमिक साइज का रेगुलर नहीं इरेगुलर डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहां रेगुलर डिक्रीज होता है। हर एक कदम पे न्यूक्लियर चार्ज +1 यूनिट से बढ़ता है, और यहां पर एफ में भी एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में बढ़ता रहता है। तो चूंकि लेंथेनाइड्स में एटॉमिक साइज का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, उसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जो कि चैप्टर में एकदम लास्ट में आएगा। यस सर, थैंक यू सर। बाकी सब बच्चे इसके डाउट को इग्नोर मारो। तुम लोगों ने जितना जहां तक समझा एकदम सही समझा है। ये बातें जो इसके और हमारे बीच अभी हुई हैं वो एकदम काल्पनिक थी। किसी भी समुदाय को कोई भी चोट पहुंचाने की कोई भी हम लोगों की वो नहीं थी, क्या नहीं थी, सोच नहीं थी, प्रतिक्रिया नहीं थी। तो आपने जहां तक जो समझा बिल्कुल सही समझा है। ये थोड़ा आगे चली गई थी, पता नहीं क्यों, और हम भी इसके साथ साथ फ्लो फ्लो में बह गए। वरना मेरे को ये कहना चाहिए था बेटा रुक जाओ अभी बाद में आएगा। पता नहीं क्या हुआ, क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते पूछते फ्लो 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 बन गया और फ्लो फ्लो में बह गए खत्म हो गया। फिर हमें याद आया हम कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पढ़ा रहे हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी तो ये भी नहीं पढ़ाया कि एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, अभी तो बच्चों को पता भी नहीं है, अभी इसको भी नहीं पता, लेकिन ये अभी तो बेचारे नन्हे मुन्ने बेचारे मेरे बच्चे, अभी इनको ये भी नहीं पता ढंग से कि कौन सा पीरियड हो गए आप? क्या अभी का, अभी तो शुरू हुआ है। हैं छेड़ा कैसे तुमने इतने बढ़िया फ्लो में, नालायक। Z = 58,271 अगर आ जाएगा, याद रखना बेटा ये नंबर 58 से लेकर 71, तो समझ जाना हम लोग लेंथेनाइड्स में हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये। तो लेंथेनाइड्स अब आपको याद हो गया। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि स्टार्टिंग एलिमेंट लेंथेनाइड्स का जो होता है उसका एटॉमिक नंबर बताओ, लास्ट एलिमेंट जो लेंथेनाइड्स का होता है उसका एटॉमिक नंबर बताओ। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। 58,271 याद रखिएगा। उसके बाद 90 से 103 तक तुम्हारे एक्टिनाइड्स होते हैं। तो लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स,
58 to 71, 90 से 103 लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स ग्रुप क्या होगा, खुद देख लो। 3B में ही लेंथेनाइड्स है और एक्टिनाइड्स है, ठीक है। अच्छा यहां पर 57 to 71 लिखा है, आप हमको सर वो लिखवा रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं, 58 to 71, सही कौन सा है जो मैं लिखवा रहा हूं सर, ऐसा क्यों, ये गलत है, ये गलत है। टोटल गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने होते हैं, 14। तो ये जो लेंथेनम और एक्टेनम है ये लोग कई किताबों में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर गिन लेते हैं, जबकि लेंथेनम यहां पर है, एक्टेनम यहां पर है, वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। यही कंफ्यूजन को मैं यहां लिखवाना भी चाह रहा हूं, अभी लिखवा देता हूं। ग्रुप कौन सा पढ़ा था लेंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स के लिए, 3B या 3 कह लो, 3B या 3 कह लो। कौन से ब्लॉक में आ रहे हैं, डी ब्लॉक, एफ, और पीरियड तो अब 58 से 71 कोई भी क्वेश्चन पूछेगा यही आंसर होगा, फिक्स्ड आंसर है। 90 से 103 कोई भी कुछ पूछेगा ये फिक्स्ड आंसर है उनके लिए। अब हम आपका अटेंशन यहां पर दिखाना चाह रहे हैं, जो वो कंफ्यूजन है। Z इक्वल टू 57, दैट इज ला मीन्स लेंथेनम, Z इज इक्वल टू 87 एक्टिनम, दैट इज लेंथेनम एंड एक्टिनम। ग्रुप इन लोग का भी वही है, 3B, 3B, ओ यस, लेकिन अब की ये डी ब्लॉक के हैं, ये कंफ्यूजन हमेशा याद रखना, दोनों के दोनों डी ब्लॉक के हैं। लेंथेनम 6 पीरियड में है, एक्टिनम 7 पीरियड में है। अब 103 तक की, 58 से 103 तक की कहानी लगभग लगभग थोड़ी बहुत क्लियर है। हो जाए तो बता देना, आगे बढ़ते हैं। डन सर, डन सर। 104 से 118, 104 से 118 अगर ग्रुप पूछे जैसे एग्जाम्पल मैं तुमसे कहूं 114, Z इक्वल टू 114, ग्रुप बताइए, तो 100 में से माइनस कर दो, ठीक है ना, 100 में से माइनस कर दिया। ये कौन से ब्लॉक को डिपेंड करता है, तो ब्लॉक के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन से इसके लिए एक एक्स्ट्रा नोट लिखवाना पड़ेगा, यहीं पे देख लो कोपचे में, देखो 3 से लेके 12 तक अगर नंबर आता है ग्रुप का अगर 3 से लेके 12 तक नंबर आता है तो वो डी ब्लॉक होता है। ये चीज आप जान भी रहोगे मैं कैसे बता रहा हूं, ये देखो ना, सामने सामने
3 से लेके 12, ठीक है। z इक्वल टू 3 से लेके अगर 12 आता है तो वो हमेशा डी ब्लॉक होगा, और अगर 13 से लेकर 18 आएगा तो वो पी ब्लॉक होगा। ब्लॉक अब जैसे इसका ब्लॉक हम बताएं तो क्या होगा बताओ। ए ब्लॉक। टी ब्लॉक 14 है ना, तो 14 आता है पी ब्लॉक में। तो ब्लॉक इज डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ ग्रुप नंबर। कैसे डिसाइड होगा वो ये लिखा है। पीरियड विल ऑलवेज बी व्हाट, लास्ट, एकदम लास्ट है। लास्ट पीरियड क्या है? 7th पीरियड, जहां पे यू यू ओ यू यू ई यू यू पी यू क्यू यू ऐसे करके लिखा होता है जो भी। बच्चों 2-3 क्वेश्चन करके दिखाओ जरा मेरे को। यहां वैल्यू ऑफ जेड लिखी है, यहां पे यहां पर पीरियड है, यहां पे ग्रुप है, यहां पे ब्लॉक है। पहला आ गया 59, दूसरा आ गया 95, तीसरा आ गया 107, चौथा आ गया 120। बताओ। so 59 so period 6 and block A 95 7 पीरियड से और 3 ब्लॉक है। 107 से 7 एक मिनट, एक मिनट, सबर सबर। तो 59 का पीरियड 6 है, यस पक्का। ग्रुप 3 भी, ग्रुप 3 ब्लॉक है ब्लॉक एफ, एस बोला ये 7 7th 3 3 एफ। 7 7 D 9 to P एस ब्लॉक होगा 9 to S
इसमें लगेगा दिमाग। क्या लगेगा? बोलो एक बार मेरे साथ। दिमाग। हमने 104 से 118 की बात करी है कि Z-100 करेंगे। बोलो, ऐसे ही ना लिखा है हमने। 119 और 120 की बात ही नहीं बताई क्योंकि वो एलिमेंट अभी डिस्कवर ही नहीं हुए हैं। मानते हो ना मेरी बात? अच्छा अब एक बताओ, 118 अगर आएगा तो कहाँ आएगा, खुद सोच कर बताओ। यदि 118 118 118 118, ये देखो 118 दिख रहा है सबको? पीरियड। दिख रहा है सबको 118? ये येलो कलर का यस दिख गया ना? पक्का सबको दिख गया? यस। अब भाई ये लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, इसके बाद फिनिश। लेकिन अगर 119 आएगा तो फिर ये क्रॉस करके इधर आएगा इसके नीचे, और 120 120 इसके नीचे आएगा। यानी कि 119 और 120 एस ब्लॉक एलिमेंट है। 119 हो गया एल्कली मेटल, 120 हो गया एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना? तो पीरियड क्या लिखेंगे? एफ ब्लॉक। आज के लिए इतना ही। होमवर्क अभी कुछ ज्यादा तुम लोग कर तो ना ही पाओगे, अपने आप से देख लेना, मन करे तो कर लेना वरना रहने देना। कुछ क्वेश्चंस करवाएं क्या? है ना? थ्योरी अभी रहने देते हैं, थोड़े क्वेश्चंस कराते हैं। जैसे चलो ये कराओ, अभी 37 हुआ है ना, अभी है टाइम। चलो, एलिमेंट Z equal to 114 has been discovered recently, it will be belong to which of the following family? भाई 114 है तो 100 ऑप्शन ए। बताएं कैसे पहचाना तुम लोगों ने? तुम लोगों ने देखा ये लास्ट में आ रहा है 14, अब 14 होती है कार्बन फैमिली, यस और नो? तो बस ठका ठक कार्बन फैमिली मार्क कर दिया हमने। क्या और कोई ऑप्शन हो सकता था इसका? कतई नहीं हो सकता था। काय होगा? काय होगा भाई? अच्छा ये क्वेश्चन अभी मैं जल्दी करा रहा हूं, नोट्स में क्लास वर्क कॉपी में लिख लेना, ये वाले लिख लेना, ठीक? अच्छा अभी ये मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी रुक जाओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब दी हो तो कैसे निकालते हैं, ये नहीं बताया है। एटॉमिक नंबर वाला अभी, ये वाला भी नहीं पढ़ाया है। चलो ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड? तो आप एटॉमिक नंबर से बताइए। ऑप्शन डी। 90 से 103, तो सीधा सीधा आंसर हो गया। Which element do you think would have been named by Lawrence Berkeley Laboratory? ऑप्शन सी। हाँ अब ये क्या थोड़ा सा लॉजिक है कि जब हम लोगों ने पढ़ाई है कि 101 के से लेकर 118 तक सारे साइंटिस्ट के नाम पर हैं, तो अगर इन दोनों साइंटिस्ट की लेबोरेटरी बनी होती और ये एनसीईआरटी एग्जामिनर का क्वेश्चन है, तो क्या नाम होता उसका? बर्किलियम होता और लॉरेंसियम होता, बस। तो वो साइंटिस्ट अलग अलग है या फिर एक ही नाम है? अलग अलग है। एक ही है ना वो तो लिखा वुड हैव कॉमा बीन। वगैरह लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी, लॉरेंस बर्कली दोनों मिलकर एक लैब खोलते हैं, तो लॉरेंस का लॉरेंसियम दिया, बर्कले ने बर्केलियम दिया, तो बोथ ए एंड बी। पता है अलग अलग है। वही तो सर, कॉमा या फिर एंड तो देना चाहिए। अरे मारो इनको पकड़ के। चलो बाय। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।